हेलो एवरीवन, मेरा नाम है औरंगज़ेब और आज की इस इंतहाई अहम वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं और इस केस को समझने जा रहे हैं कि जिसमें हम स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड परमानेंट इंजेक्शन किस तरह से ड्राफ्टिंग होती है और इसका प्रोसीजर क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप देख सकते हैं कि मेरा जो विजिटिंग कार्ड है इसके ज़रिए आप मुझसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, कांटेक्ट हो सकता है हमारा। मोबाइल नंबर आप देख सकते हैं, ईमेल एड्रेस और उसके अलावा आप मेरी ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम ज़ाया किए। और आप देख सकते हैं कि ये एक सिविल सूट है जिसकी ड्राफ्टिंग और प्रोसीजर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। इन द कोर्ट ऑफ 5th सीनियर सिविल जज एट कराची साउथ, सिविल सूट नंबर ऑफ 2022। ये इसी साल का फ्रेश केस है जो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के ज़रिए। इसका जो टाइटल होगा, जिस कोर्ट में आप केस दाखिल कर रहे हैं वो आपने जुरिस्डिक्शन मालूम करनी है। मालूम करने के बाद आपने सिविल सूट नंबर लिखना है जो कि आपको कोर्ट की तरफ से अलाट किया जाएगा नंबर। और बाद में फिर आपने आगे चल के इसके प्लेंटिफ, जो अगर आप प्लेंटिफ की तरफ से हैं तो आपने प्लेंटिफ की डिटेल्स वगैरह आपने लिखनी है, मुकम्मल वर्सेस जिसके खिलाफ आप केस दाखिल कर रहे हैं आपने उनकी मुकम्मल डिटेल लिखनी है जिनके खिलाफ आप केस दाखिल कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये पार्टीज हैं जो 1 से लेकर 5 तक हैं डिफेंडेंट्स। इन सबको मैंने एक पार्टी बनाया हुआ है 1 से लेकर 5 तक, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर 2 तक की मैंने जो डिटेल्स हैं वो कवर की हुई हैं क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है, प्राइवेट मालूमात है जिसको मैंने कवर किया हुआ है इस अपने विजिटिंग कार्ड के ज़रिए। तो बढ़ते हैं आगे और केस को समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस डिक्लेरेशन कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड परमानेंट इंजेक्शन, ये केस हम तब दाखिल करते हैं अगर हमें किसी चीज़ की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवानी होती है, डिक्लेरेशन कैंसिलेशन, और उसके अलावा अगर हम चाहते हैं कि हमें इंजेक्शन दी जाए, आया वो टेम्पररी हो या फिर परमानेंट इंजेक्शन, जिसके लिए कोर्ट बाकायदगी से एक हुक्म सादर करती है जिस पर अमल करके फिर जिनके खिलाफ हमने केस दाखिल किया होता है उनको कोर्ट डायरेक्शन देती है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जाए, डिक्लेरेशन और कैंसिलेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स के अलावा परमानेंट इंजेक्शन भी इसमें कोर्ट करती है। अब इसकी ड्राफ्टिंग जो होती है वो कुछ इस तरह से होती है। द प्लेंटिफ अबो नेम्ड मोस्ट रेस्पेक्टफुली बेग्स टू सबमिट एज अंडर, जो प्लेंटिफ है वो कुछ इस तरह से इस्तदा कर रहे हैं कि सबसे पहले नंबर 1 पेरा, देट द प्लेंटिफ इज अ लॉ अबाइडिंग पीस लविंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, के ये आपने पेरा सबसे पहले अपने जो भी केस होगा उसमें आपने लिखनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बताना चलूं कि आपने जुरिस्डिक्शन का बिल्कुल ही ख्याल रखना है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी पुलिस स्टेशन की हुदूद में वाक़ है तो आपने वहाँ के पुलिस स्टेशन को जो जुरिस्डिक्शन लगती है कोर्ट में वहीं पर आपने केस दाखिल करना होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने 5 नंबर सीनियर सिविल जज के पास केस दाखिल किया है तो आपने भी वैसे ही दाखिल करना है। पेरा नंबर 2 आप देख सकते हैं कि देट द प्लेंटिफ इंटर्ड इनटू द सेल एग्रीमेंट ट्रांजैक्शन विद डिफेंडेंट नंबर 1 इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर सो एंड सो, ये इनकी प्राइवेट डिटेल्स हैं जिसको मैंने कवर किया हुआ है अपने विजिटिंग कार्ड के जरिए। तो आपने अगर कोई आपके पास जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो ना सिर्फ आपने उनका हवाला देना है बल्कि वो आपने इसके साथ एनेक्स्चर करना है, जैसे मैंने किया हुआ है। एंड में आप देख सकते हैं कि कॉपी ऑफ द सेल एग्रीमेंट इज अटैच्ड हियर विद एनेक्स्चर ए। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पेरा की जानिब, तो उस पर भी यही बताया गया है कि दैट एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूटिंग द सेल एग्रीमेंट द प्लेंटिफ पेड द टोटल सेल कंसिडरेशन अमाउंट ऑफ रुपीज टू द डिफेंडेंट नंबर 1 बाय कैश through 3 installments in the presence of witnesses and defendant number 1. After receiving the total sale consideration amount handed over the possession of the suit property to the plaintiff including the documents
जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिनकी कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स issued from the Excise and Taxation Department South is attached and marked as annexure B, वो हमने डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए हुए हैं। पैरा नंबर 4 में आप देख सकते हैं कि that after getting the possession of the plaintiff is enjoying the possession of the suit property and at the time of executed the sale agreement it was mutually settled between the plaintiff and defendant number 1 that defendant number 1 is bound to transfer the subjected property on the name of plaintiff as soon as possible after appearing before the concerned department, and recently the defendant number 1 also executed the general power of attorney in favor of the plaintiff. Copy of the general power of attorney is attached herewith and is marked as annexure B. Para number that after the plaintiff various time approached the defendant number 1 for transferring the property in question, but the defendant kept the plaintiff in darkness. ये केस चूंकि एक प्रॉपर्टी का है तो इसमें जो कागजात हैं वो डिफेंडेंट की तरफ से प्रॉमिस किया गया था, कहा गया था प्लेंटिफ को कि हम आपके नाम पर ट्रांसफ़र कर देंगे, लेकिन वो फिर बाद में नहीं किए गए, जिसका उन्होंने फ़ायदा उठाया और अवॉइड करते रहे। फिर बाद में जब ये प्लेंटिफ अप्रोच किया उनको, डिफेंडेंट को, कि आप ये डॉक्यूमेंट्स हमारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दें, तो उन्होंने नहीं किए। पैरा नंबर 7 that the plaintiff being bona fide purchaser of the suit property as well as having peaceful possession, it is also submitted that the defendant number 1 who has received sale consideration amount as per the term and condition of agreement in respect of suit property, कि जो प्लेंटिफ हैं उन्होंने बोनाफाइड परचेज की है, मतलब जो प्रॉपर्टी है वो खरीद की हुई है, और डिफेंडेंट को कहा है कि जो कंडीशंस हैं उनके मुताबिक हमें ट्रांसफ़र कर दें, जिसकी अमाउंट उन्होंने मतलब प्लेंटिफ ने ट्रांसफ़र की हुई है डिफेंडेंट को। पैरा नंबर 8 that thereafter the plaintiff approached to the Excise and Taxation Department for verification the documents of PT1 and moved the application for issuing new. Thereafter the Excise and Taxation Department issued form after verification of above documents in respect of subject property. Copy of documents are annexure C. तो जो मुतल्लिका इदारे में अप्रोच की गई प्लेंटिफ और डिफेंडेंट की तरफ से, जिसके जो कि एग्रीमेंट के मुताबिक डिफेंडेंट ने ट्रांसफ़र करनी थी प्लेंटिफ को, और वो बाकायदगी से ट्रांसफ़र हुई। पैरा नंबर 9 that defendant number 1 is legally bound to restrain himself from creating harassment, interference, issuing threats for dire consequences and pressurizing to the plaintiff in respect of suit property, failing which plaintiff is entitled to a decree for specific performance of the sale agreement and the plaintiff is also entitled for grant of injunction hence this suit। के डिफेंडेंट नंबर 1 की तरफ से कानूनी पाबंदी के बावजूद प्लेंटिफ को डरा धमका रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं, और जो ये प्रॉपर्टी है वो ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये केस दाखिल किया गया है कि सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ज़रिए उनको ग्रांट की जाए इंजेक्शन, मतलब उनको रोका जाए परेशान करने से, और उनको जो कानूनी पाबंदियाँ हैं उस पर अमल दरामद करें बाकायदगी से डिफेंडेंट नंबर 1। पैरा नंबर 10 that the cause of action accrued to the plaintiff and against defendant number 1 firstly when the agreement executed between the parties in Karachi, and after that on several occasions when plaintiff approached to the defendant number 1 for come with him for transfer the property before the concerned department, and thirdly the defendant number 1 kept the plaintiff in darkness as failed to fulfill the terms and conditions of the sale agreement and tried to revoke the sale agreement, and the same is continued day to day till the suit of the plaintiff is decreed। अब ये बाकायदा अहम पैरा है जिसमें सारा मुद्दा लिखा गया है, या इस मुद्दे के बुनियाद पर कोर्ट डिसाइड करती है कि जो काज ऑफ एक्शन है, मतलब जो ये केस दाखिल करने का सबब बना, वो तब बना
जब डिफेंडेंट नंबर 1 की तरफ से एग्रीमेंट के बरखिलाफ उनको जो ट्रांसफ़र करनी थी वो नहीं की और अप्रोच की प्लेंटिफ की तरफ से कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो कागजात हैं, वो मुतलका इदारे में चलें हमारे साथ डिपार्टमेंट में, और वहाँ से कानूनी तरीके से जो सेल एग्रीमेंट हुई है और उस पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनके मुताबिक वो पूरे करें शर्त शराइत। बजाय ये पूरे करने के डिफेंडेंट ने ये जो सेल एग्रीमेंट है उसको रिवोक मतलब वापस करने की कोशिश की। जब तक कि ये केस का फैसला नहीं हो जाता तब तक प्लेंटिफ का नुकसान होगा। पैरा नंबर 11 that the suit property located within the local limits of PS Eidgah Karachi which is within the jurisdiction of this honorable court। ये आपने पैरा यहाँ पर लाजमी लिखनी है कि जो प्रॉपर्टी आपकी सिचुएट करती है, जो प्रॉपर्टी है वो कहाँ पर कौन सी एरिया में सिचुएट करती है, जिसको आपने बाकायदा यहाँ पर बताना होता है। जैसे अगर आपकी प्रॉपर्टी कराची, लारकाना, सखर, हैदराबाद, नवाबशाह, कोयटा, पेशावर, लाहौर, गिलगित बल्तिस्तान, एजेके या पाकिस्तान के किसी भी शहर में हो, तो आपने वहाँ पर यह बाकायदा से बताना है कि मिसाल के तौर पर कि देट द सूट प्रॉपर्टी लोकेटेड विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ PS पुलिस स्टेशन सरगोदा पंजाब विच इज विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो आपने यहाँ पर बाकायदगी से बताना है। उसके बाद पैरा नंबर 16, ये भी इंतहाई अहम पैरा है, आपने यहाँ पर ये ऐड करनी है लाजमी। That the suit is valued at rupees so and so for the specific performance of the agreement for declaration and cancellation, permanent injunction, the maximum court fee of rupees 50,000। के जो प्रॉपर्टी की मालियत है वो इतनी है जिसके मुताबिक कोर्ट फी बाकायदा से अदा की गई है। अब आते हैं एंड में जहाँ पर प्रेयर की जाती है, इस्तदा की जाती है। अब आते हैं प्रेयर की जानिब, जो कि एक इंतहाई अहम मौजू है। हमारा जो केस होता है वो सारा अगर सुप्रीम कोर्ट तक भी चला जाए, अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी चला जाए, तो वो प्रेयर की बुनियाद पर ही होता है कि हमने इस्तदा क्या की, कौन सी की होती है। तो आपने अपनी प्रेयर को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद केस दाखिल करना है। It is therefore most respectfully prayed that this honorable court may be pleased to pass judgment and decree in favor of the plaintiff and against the defendants in the following manner। के प्रेयर के इस्तदा की जाती है कि जजमेंट एंड डिक्री पास की जाए डिफेंडेंट के खिलाफ कुछ इस तरह से कि प्रेयर क्लॉज ए टू डिक्लेयर दैट द प्लेंटिफ इज अ लॉफुल ओनर एंड बोनाफाइड परचेजर ऑफ द सूट प्रॉपर्टी, के जो प्लेंटिफ हैं वो कानूनी मालिक हैं और उन्होंने सही तरीके से प्रॉपर्टी खरीद की हुई है, जो कि केस प्रॉपर्टी है विज हाउस नंबर। आपने यहाँ पर डिटेल लिखनी है, जो आपका घर है, जो आपकी प्रॉपर्टी है। प्रेयर क्लॉज बी टू डायरेक्ट द डिफेंडर नंबर 1 टू एग्जीक्यूट द सेल deed in respect of suit property in favor of the plaintiff, or alternatively to direct the Nazir of this honorable court to execute the title document and or cause for mutation sale deed of the said property in favor of the plaintiff at the cost and expenses of the plaintiff। प्रेयर क्लॉज बी के मुताबिक जो सूट प्रॉपर्टी है उसकी जो सेल डीड है, सेल एग्रीमेंट है, वो ऑनरेबल कोर्ट के नाजिर मतलब कोर्ट की तरफ से उस पर अमल दरामद करवाया जाए। प्रेयर क्लॉज सी टू डायरेक्ट द डिफेंडेंट नंबर 4 टू ट्रांसफर द फॉर्म, के डिफेंडेंट नंबर 4 को डायरेक्शन दी जाए कि वो ट्रांसफ़र कर दे जो रिलेवेंट फॉर्म्स हैं प्लेंटिफ के हक में। प्रेयर क्लॉज डी टू कैंसिल द डॉक्यूमेंट्स इन रेस्पेक्ट ऑफ हाउस नंबर, के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कैंसिल किए जाएं, ख़त्म शुदा हो जाएं कोर्ट की डायरेक्शन से। उसके अलावा प्रेयर क्लॉज टू ग्रांट परमानेंट इंजेक्शन अगेंस्ट द डिफेंडेंट देयर बाय रेस्ट्रेनिंग द डिफेंडेंट्स, देयर एजेंट्स, सर्वेंट्स, कॉलीग्स, रिप्रेजेंटेटिव्स और एनी बॉडी
else acting through him or on his behalf from हाउस नंबर सो एंड सो के परमानेंट इंजेक्शन दी जाए ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से कि इसमें जो इनके एजेंट्स हैं या खुद या इनके सर्वेंट्स, दोस्त या रिप्रेजेंटेटिव्स या कोई भी हो, उनको मना किया जाए कि वो कोई भी इसके साथ छेड़खानी ना करें। छेड़खानी से मुराद कि सेल करना, ट्रांसफ़र करना या फिर उसका कब्ज़ा व्हाट्सोएवर इन नेचर एक्सेप्ट ड्यू कोर्ट्स ऑफ लॉ, बगैर किसी कानूनी तरीक़ेकार के वो ना करें, टिल द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द इंस्टेंट सूट। फर्दर रेस्ट्रेन द defendants from creating third-party interest, harassment, interference, issuing threats for dire consequences, and pressurizing to the plaintiff in respect of suit property and violating the terms and conditions of the sale agreement in any manner of whatsoever in nature except due course of law, and further restrain the defendants not to transfer the suit property to any third person till the final decision of the case। कि जो डिफेंडेंट्स हैं उनको इंजेक्शन दी जाए, मतलब मना किया जाए कि किसी भी किस्म की थर्ड पार्टी इंटरेस्ट ना करें, मतलब किसी के नाम पर भी ट्रांसफ़र, सेल, कब्ज़ा, पोजेशन ना करें, हरासमेंट ना करें, डराना धमकाना और या किसी भी नताइज के लिए धमकाना बंद कर दें, प्रेशराइज ना करें प्लेंटिफ को, और इनको मना किया जाए कि जो एग्रीमेंट है उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनकी खिलाफ वर्जी ना करें, एक्सेप्ट ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, के बगैर किसी कानूनी तरीके से ये कोई भी अमल ना करें, और इनको रेस्ट्रेन किया जाए, मतलब मना किया जाए कि वो कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह ट्रांसफ़र ना करें, सेल या कुछ भी इसमें छेड़खानी ना करें। लास्ट प्रेयर क्लॉज, cost of the suit and or any other relief which this honorable court may deem fit and proper in the circumstances of the case may be granted। कि इस केस में अगर कोई और भी रिलीफ या फ़ायदा फ़वायद देना चाहे ऑनरेबल कोर्ट, तो जो वो समझती है जायज़, तो वो मेहरबानी करके फरमा दें, सादर फरमा दें केस के हालात के मुताबिक या मुतालिक। प्लेंटिव, एडवोकेट फॉर द प्लेंटिव, वेरिफिकेशन कराची डेटेड। अब यहाँ पर लास्ट में आती है वेरिफिकेशन। तो वेरिफिकेशन यही होती है कि जो प्लेंटिव होता है, जो केस दाखिल कर रहा होता है, वो अपनी मालूमात देता है कि मैं फ़लाँ रेजिडेंट ऑफ फ़लाँ ये वेरीफाई करता हूँ कि ये केस बाकायदा सही और मेरे कहने पर ही बनाया गया है, दाखिल किया जा रहा है, जिसको मैं बिल्कुल सही समझता हूँ और इसमें कुछ भी गलत बात या कोई भी चीज़ छुपाई नहीं गई है। इसी सिविल सूट के साथ ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 की एप्लीकेशन, जो कि रेड विद सेक्शन 151 होती है, उसका भी ड्राफ्ट मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि इन द कोर्ट ऑफ 5th सीनियर सिविल जज कराची साउथ सिंध, सिविल सूट नंबर सो एंड सो, प्लेंटिव वर्सेस डिफेंडेंट, एप्लीकेशन अंडर ऑर्डर 39 Rule 1 and 2 CPC, read with section 151. For the facts and reasons disclosed in the accompanying affidavit as well as in the memo of plaintiff, it is respectfully prayed on behalf of the plaintiff above named that this honorable court may graciously be pleased to grant interim injunction against the defendants, thereby restraining the defendants, their agents, servants, colleagues, representatives and or anybody else acting on their behalf in the respect of suit property, any manner of whatsoever in nature except due course of law, further restrain the defendants from creating third party interest, and further may be pleased to direct the concerned registrar not to transfer the property in question to any third person. Aid interim orders for maintaining status quo are solicited. The prayer is made in the interest of justice. Advocate for the plaintiff, कराची डेटेड। ये था मुकम्मल ड्राफ्ट जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अब इसके साथ यहाँ पर लगेगा आपका बायोमेट्रिक एफिडेविट, जिसकी बायोमेट्रिक होगी। बायोमेट्रिक के बाद फिर आपका केस दाखिल होगा। और वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको
कि आपने इसके साथ लिस्ट ऑफ लीगल हेयर्स लाजमी लगानी है कि आपके कानूनी वर्षा कौन है वो आपने यहाँ पर लाजमी लगाने हैं सिविल सूट में, ताकि अगर इन केस आपकी गैर मौजूदगी से मुराद कि अगर आपकी फौतगी हो जाती है, वफात हो जाती है, या कोई भी अगर मामला हो जाता है, आपको जेल हो जाती है सज़ा, या कोई और मामला, तो उस सूरत में लीगल हेयर्स जिनका नाम आपने दिया हुआ है और रिलेशनशिप आपने बताना है, वो ये केस बाकायदगी से चलाएंगे और इसको प्रोसीड करेंगे ताकि ये एक्स पार्टी ना हो। इसके साथ ही लिस्ट ऑफ विटनेसेस आपने देनी है जो आपके गवाह ने, जिनकी गवाही पर आप निर्भर करते हैं, आपका दारो मदार है, उनके नाम आपने यहाँ पर लाजमी देने हैं। लिस्ट ऑफ विटनेसेस में प्लेंटिफ खुद इसमें गवाह है, उसके अलावा 2 और इसमें गवाह दिए गए जिनके नाम मैंने कवर किए हुए हैं क्योंकि ये इनकी प्राइवेसी है। तो ये थी मुकम्मल वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर की, मुकम्मल ड्राफ्ट मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आपने कोई बात समझ में नहीं आई या फिर आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट के ज़रिए आप अपना सवाल पूछ सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की इस वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप मज़ीद मुझसे कोई सवाल करना चाहें तो मेरे इस मोबाइल नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। आप पाकिस्तान से किसी भी शहर से, पाकिस्तान के किसी भी शहर, सूबे या जगह से रब्ता करना चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं और कंसल्टेशन आप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो की मदद से आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये वीडियो ना सिर्फ आप खुद सुने बल्कि दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो सके। तो अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। और अगर आप मुझसे इसी तरह के कानूनी तकाज़ात करते हैं वीडियोस के ज़रिए तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और मेरी जो वीडियोस हैं उनको बाकायदगी से देखते रहें। आपके लिए कानूनी मसाइल जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।